स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपका मैथ का केवल अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथ के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एक सेट में आए हुए हैं। आपको इससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्जाम्स का पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको मैथ में किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है और कितना डीप जाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। क्या है कि थ्री कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज गेट वेजेस इन रेशियो ऑफ 1:2:3 if they get increments of 5%, 10% and 15% respectively, what will be the new ratio of their wages? बोला है कि 3 श्रेणियों में कर्मचारियों को 1, 2 और 3 के अनुपात में मजदूरी मिलता है, यानी उनके मजदूरी का जो रेशियो दे रखा है वो दिया है 1, 2 और 3। तो अगर हम यहाँ पे मजदूरी या वेजेस का रेशियो निकालें तो कितना दे रखा है 1:2:3। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है, यानी पहले वाले व्यक्ति को कितना वृद्धि मिला है, पहले वाले वृद्धि को 5% की वृद्धि, दूसरे वाले को 10% की और तीसरे वाले को 15% की वृद्धि मिलती है, तो नया मजदूरी का अनुपात निकालना है। तो सिंपली देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 और 15% का मतलब क्या होता है 15/100। ठीक है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे हमें 1 को 5% से बढ़ाना है, यानी 1 में हम 5/100 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना है 2 में 10/100 और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना है 15/100। मतलब क्या हुआ कि नीचे सभी में क्या आ रहा है 100। तो सिंपली हम इस रेशियो को इतना नहीं लिख सकते। तीनों में अगर हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100:200:300, क्या हम इतना लिख सकते हैं? तो बिल्कुल किसी भी अनुपात को हम किसी समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता है। अब बोला है कि पहले वाले को 5/100 से बढ़ाना है। 5/100 से बढ़ाना मतलब क्या हुआ कि ओल्ड वैल्यू कितना है 100 का रियल वैल्यू कितना है 100। तो अगर 100 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 1 होगा, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो पहले 100 था, 5 हमने बढ़ा दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा 105। ठीक है, दूसरे को कितने में बढ़ाना है 10/100 से, मतलब 100 की वैल्यू कितना दे रखा है 200, तो 1 की वैल्यू 100 की वैल्यू अगर 200 है तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 2, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 100 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 2, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू कितना हो गया 20। यानी अगर पहले 100 था तो कितना बढ़ गया यहाँ पे 20 रुपये बढ़ गया, तो अब ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे को 15/100 से बढ़ाना था, 15/100 से बढ़ाना था, यानी अगर पहले 100 रहा होगा तो उसमें हम 15 बढ़ा देंगे। तो अगर देखो यहाँ पे 100 की रियल वैल्यू कितना है अनुपात में 300, यानी 1 की वैल्यू कितना है 3। अगर 100 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू 3। इसको हम कैसे निकाल रहे हैं कि अगर 100 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 300/100, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ से हमने क्या निकाला 100 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितना हो गया 3। तो 15 हमें बढ़ाना है, तो यानी 15 का मान कितना हो जाएगा 15 × 3 यानी 15×3=45। तो 45 बढ़ गया। सब में इंक्रीमेंट देखिए, सब में वृद्धि लिखा है, अगर यहाँ पे कमी होता तो हम माइनस कर देते। तो यहाँ पे 300 पहले था, अब 45 बढ़ गया, तो 300 में 45 अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 345। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया रेशो। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से अगर हम सभी को काटें तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम 5 से इन सभी का डिवाइड करें तो 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 9 45। यानी हमारा जो नया रेशियो आया 21, 44 और 69, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको रेशियो पढ़ा है तो इस तरह के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितने अनुपात से बढ़ना है घटना है, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एरिया ऑफ सर्कल 616 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616 वर्ग मीटर, इसके व्यास का पता लगाना है हमारे पास। अगर हम वृत्त की बात करें या सर्कल की बात करें तो सर्कल कैसा होता है, एक सर्कुलर पाथ, इसी को हम सर्कल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है और केंद्र से इस पाथ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। और हमारा जो व्यास या डायमीटर क्या होता है, इसी को अगर हम दोनों छोर में मिला दें जो उसके वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो किसी भी वृत्त या सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या हुआ यहाँ पे, त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, 616 स्क्वायर मीटर। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो अगर हम पाई के मान यहाँ पे रख दें 22/7 इंटू आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 616। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार, और ये 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 8 16। अब इसको हम 11 से इसको डिवाइड करें तो 11 से 2 बार 22 और 8 बच गया, 11 8 88। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 7/28। अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना है, यानी अगर हम इसको 28 को ब्रेक करते हैं तो 7 चौक 28। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 के 2 पार्ट में एक बाहर निकल आया, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यानी आर की वैल्यू कितना हो गया, 14। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, व्यास। व्यास यानी डायमीटर, यानी त्रिज्या को 2 बार, त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है, तो जो व्यास हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, यानी त्रिज्या का 2 गुना, तो 14 दूना 28, और यहाँ पे क्या है मीटर में, तो 28 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक कुछ और बात यहाँ पे देख लेते हैं कि वृत्त का एरिया तो हमें पता चल गया, जो वृत्त का एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो परिमाप होता है ये पेरीमीटर, यानी यहाँ से पूरी ये पूरा लंबाई को अगर हम ऐड करिए बार तो जो इसका परिमाप होगा या पेरीमीटर होगा वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मीडियन मोड एंड मीन ऑफ दिस। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और हमें अगर मीडियन निकालना, मीडियन क्या होता है कि जितने भी संख्याएं हैं उसका बीच वाली संख्या को हम मीडियन बोलते हैं। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, या तो संख्या को हम बढ़ती क्रम में लिख दें या उसके घटते क्रम में लिख दें। तो अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आ गया 5। उसके बाद क्या है हमारे पास, 7, एक बार 7 है। फिर इसके बाद है हमारे पास 8, 1 2 3, 3 बार 8 है, तो ये 8 8 एंड 8। ठीक है, तो इसको हम कट करते जाते, 5 हो गया हमारे पास, 8 हो गया, ये 7 8 8। अब बचा हमारे पास 9। तो 9 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार कितने हैं, 9। तो 9 9 9 एंड 9। तो टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है, तो यानी हमने सही लिखा। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मध्य वाला भाग। अब इसका मीडियन निकालने का एक तरीका आप याद रख लीजिए कि जो मध्य वाला भाग क्या होगा, अगर संख्या n, जो ये n यानी टोटल संख्या यहाँ पे कितनी है, n 9 है। तो अगर n किस में होगा, ऑड में। अगर संख्या ऑड में है तो जो मीडियन होगा, जो हमारा मीडियन होगा वो कितना होगा, ऑड है तो ऑड में 1 जोड़ के डिवाइड बाई 2, यानी जो भी जितने भी संख्या है उसमें 1 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो संख्या, इसको बोलते हैं वाह, यानी ये वाला संख्या हमारा मीडियन होगा। अगर यानी यहाँ पे क्या हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया तो हमारा जो मीडियन होगा, वो क्या होगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, इसका बीच वाला भाग। ठीक है, n/2 यानी वही संख्या प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला संख्या हमारा मीडियन होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें n, तो n कितनी संख्या यहाँ पे है, n की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 9। 9 क्या हुआ, ऑड यानी विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो मीडियन कितना होगा, मीडियन होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया, 9 1 10, 10/5, यानी 5वां संख्या हमारा क्या होगा, मीडियन। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा बीच वाली संख्या है और यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, तो इस तरह हम मीडियन निकाल देंगे। दूसरा बोला है मॉड। मॉड क्या होता है, जो मैक्सिमम बार यानी अधिकतम बार संख्या जो आया है वो हमारा मॉड। तो सबसे ज़्यादा बार कितना आया, 9। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 9 आया है, तो हमारा जो मॉड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9। यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा मॉड। अगला हमारे पास मीन। तो मीन क्या होता है, नथिंग एल्स बट आ एवरेज। एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, मीन। तो एवरेज के लिए क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, यानी जितने भी नंबर है उनका सम कर देंगे। तो देखिए 5 7 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 9 54, 54 और 9 63, 63 और 9 72, 72, और टोटल संख्या कितनी है, 9। तो कितना हो जाएगा, 9 से 8 बार। तो हमारे आंसर क्या क्या हुए, देखिए मीडियन यहाँ पे ये 5वां संख्या क्या आ गया था अपना, मीडियन 8। तो 8 9 8 है कहीं पे, 8 9 8 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक्स के छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, इनको आपको याद रखना है।
इसके क्वेश्चन 1 या 2 आपको एनटीपीसी एग्जाम्स में मिलने वाले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड अ सर्टेन सम टुवर्ड्स फ्लड रिलीफ टू स्टेट ए, बी एंड सी इन रेशियो 2:3:4। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 3 स्टेट है हमारे पास ए, बी एंड सी, इनको कुछ अमाउंट क्या करता है, सैंक्शन करता है फ्लड के कारण। तो इनका किस रेशियो में इनको दिया जाता है पैसा, 2:3:4। इफ सी गेट 400 करोड़ मोर देन ए देन शेयर ऑफ बी। केंद्र सरकार ने 2:3:4 के अनुपात में राज्यों ए और बी को बाढ़ राहत के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करता है। यदि सी को ए की तुलना में 400 करोड़ रुपए अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा बताना। अब बोला है कि सी यानी ये 4, सी को ए की तुलना, ए यानी 2, इसकी तुलना में कितना ज़्यादा मिला है, 400 करोड़। कितना ज़्यादा मिला है, 400 करोड़। अगर हम अनुपात में देखें तो ये 2 है और ये 4, इनका अंतर यानी सी जो है कितना ज़्यादा है अनुपात में, 2 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। 1 की वैल्यू अगर 200 है तो क्वेश्चन बोला बी का हिस्सा, बी को कितना मिलेगा, 3। तो अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 200 यानी कितना, 600 करोड़। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 3 क्लॉथ पीस ऑफ लेंथ 1.26, 1.98 एंड 1.62 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में बोला है कि वह सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करो जिसे क्रमशः इतना, इतना और इतने की 3 कपड़े टुकड़ों को पूरी तरह मापने में इस्तेमाल हो। मतलब क्या हुआ कि एक सबसे बड़ी लंबाई का मेजरमेंट का कोई भी चीज़ बताओ जिसे इसको और इसको और इसको तीनों को पूरी तरह मापने में इस्तेमाल हो। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा संख्या बताओ जो इसको और इसको और इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सके। इसका मतलब तो यही है। और इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर यानी HCF। ठीक है, तो HCF निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि संख्याओं को एक ऑर्डर में सबसे पहले लिख दो। तो सबसे पहली संख्या जैसे हमारे पास 1.26 है, दूसरा इससे बड़ा कौन है, 1.62 है, फिर इससे बड़ा कौन सा है, 1.98। अभी जो है किस में आंसर, ये किस में है, मीटर में है, तीनों मीटर में है। आंसर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का सब में गुणा करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 126 सेंटीमीटर, 162 और ये 198 सेंटीमीटर। अब HCF निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि मिनिमम डिफरेंस निकाल लो। तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें, इसका तो कितना हो जाएगा, 6, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3, 36। ठीक है, अब जो डिफरेंस आया या तो वो खुद ही उसका HCF होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 36 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अच्छा ऑप्शन भी एक बार हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 36 तो है नहीं, यानी इसको चेक करने की तो ज़रूरत है नहीं। अगर इसका हम फैक्टर निकालें तो 2 × 18, 2 × 18, तो 18 के एक बार इसमें चेक करते हैं डिवाइड करके, क्या 18 इसको डिवाइड कर सकता है। तो 18 सत्ते 18 8 144, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126 कट गया, 18 नहीं है 162, ये भी कट जाएगा, 18 कम 18, 18 कम 18, यानी 18 इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है। यानी हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 18। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो HCF निकालने का बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया है उसको एक ऑर्डर में जमा लेते हैं, फिर उसके बाद इनका मिनिमम डिफरेंस यानी सबसे कम अंतर वाले को निकाल लेते हैं। तो या तो वो खुद संख्या उसका HCF होगा या उसका कोई फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 18 यानी 36 का एक फैक्टर एक वो संख्या है जो तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द maturity value of 13,500 is deposited at a simple rate of interest of 12.5% for 2 years। सिंपल क्या पूछा है कि 13,500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 12.5% की साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है। तो परिपक्वता मूल्य यानी 2 वर्ष के बाद ये 13,500 कितना बन जाएगा, यानी हमें क्या निकालना है, उसका मिश्र धन। मिश्र धन यानी 13,500 प्लस कितना ब्याज उसको मिल जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें, हमें क्या है SI, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें 13,500 रुपये का 12.5% यानी 12.5 इंटू कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक और शून्य आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 5 से 2 बार, 5 से 2 5 और ये 2 से 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 135 × 25। तो 25 पंचे 125, कैरी कितना हुआ, 12, 25 × 75, 75 2 77 और 10 87,
कितना कैरी हुआ 8, 25 एकम 25 और 25 8, 8 5 13 यानी 33। तो ये तो हुआ हमारे पास ब्याज। तो जो हमारा अमाउंट बनेगा यानी मैच्योरिटी के बाद कितना बन जाएगा, तो 13,500 तो ये था और प्लस 33 75। तो ये हो जाएगा अपना 75, 5 और 3 8, 3 और 3 6 और 1 16875 16875। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का, कि 2 साल के बाद कितना बन जाएगा, ये क्वेश्चन था हमारे पास। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन वॉज 21 ईयर, फिर मदर वॉज 43, मदर्स एज वॉज 43। ए फादर इज एल्डर बाई 3 ईयर्स टू मदर, यानी मदर से 3 साल बड़ा है फादर। व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ सन एंड फादर व्हेन फादर अटेन्स 50 ईयर्स। क्या बोला कि 50 माँ और बेटे की उम्र का बीच का अंतर हमें 20 साल दिया है, जब माँ की उम्र 43 थी। अगर पिता माँ से 3 साल बड़ा है तो पुत्र और पिता की आयु में क्या अंतर होगा जब पिता को 50 वर्ष प्राप्त होगा, यानी जब पिता 50 वर्ष का होगा तो उस वर्ष में जो पुत्र है उसका क्या उम्र रहा होगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि जो डिफरेंस है यानी एज का गैप है, यानी उनके उम्र का जो अंतराल है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका और आपके मदर का, आज आप समझ लो कि आपकी मदर आपसे अगर 10 साल बड़ी हैं, तो अगर आप 10 साल बाद भी चेक करेंगे तो आपकी मदर आपसे 10 साल ही बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता, आपको ये पता है। तो यहाँ पे बोला है कि उसकी माँ जो है और उसके बेटे की उम्र का अंतर कितना है 21, जब उसकी माँ का आयु कितना 43। तो मदर और सन इनके बीच का गैप कितना है 21, जब उनकी मदर का आयु कितना है 43। अगर 43 है तो सन कितना हो जाएगा, अगर हम एस की वैल्यू निकालें तो 21 को इधर लाएंगे तो 43 माइनस 21 यानी कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2, यानी जो सन है वो कितने साल का है 22 साल का। आगे बोला है कि अगर पिता माँ से 3 साल बड़ा है, तो अगर यहाँ से हम फादर का एज निकालें तो फादर कितना हो जाएगा, अगर मदर 43 है तो 43 ईयर्स की उसकी माँ है, तो फादर कितना हो जाएगा, उससे 3 साल बड़ा है, यानी 43 प्लस 3 यानी 46 ईयर, 46 ईयर्स। तो क्या बोला, व्हाट विल यू डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ सन एंड फादर व्हेन फादर अटेन्स। अब हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए कि फादर कितने साल का है तो हमें डिफरेंस निकालना है। देखिए, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपके फादर भी उससे उतने ही बड़े हो जाएंगे, यानी जो डिफरेंस होगा वो हमेशा फिक्स ही होगा। तो अगर फादर कितना 46 का है और बच्चे का एज कितना है 22, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 2 यानी 24 ईयर्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि फादर और उसके बेटे का एज का डिफरेंस कितना होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये कब पूछ रहा है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा फिक्स ही होता है। तो इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर परचेस 15 kg ऑफ शुगर एंड 20 kg ऑफ व्हीट, जिसका रेट है 50 रुपये एंड 75 रुपीज़ पर kg। ऑन सेलिंग देम ही गेन 10% ऑन शुगर, 20% ऑन व्हीट। व्हाट वॉज द टोटल सेल वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, शुगर का। तो शुगर है उसके पास 15 kg जिसका रेट है 50, तो ये हो गया 15 पना 75 750। दूसरा है उसके पास व्हीट, व्हीट है उसके पास 20 किलो और जिसका रेट है 75, तो ये कितना हो जाए 75 दूना 150 यानी 1500। अब बोला है कि 10% शुगर पर उसको प्रॉफिट होता है, 10% शुगर पर, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो 10 में 1 का प्रॉफिट हो गया, तो अब कितना हो जाएगा 11/10। इसी तरह जो उसके पास व्हीट है उसमें 20% का प्रॉफिट हो, 20% यानी 20/100 यानी 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो जाएगा 6/5। हमें यही वैल्यू निकालना है, तो इसको अगर हम इससे कट कर दें तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 और 7 1 8। ठीक है, 11 25 55, 11 77 और 5 82। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से 3 बार 36 18 1800। हमें क्या निकालना है, कुल बिक्री मूल्य। तो 1800 ये और 825 ये, तो अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 25 8 8 16 यानी 2625। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स कैन फिनिश 25% ऑफ वर्क इन अ डे, यानी एक दिन में 25%
जो वर्क है वो x कंप्लीट कर सकता है। y कैन डू 12.5% ऑफ सेम वर्क इन अ डे। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि x जो है एक दिन में 25% काम कर सकता है, y जो है एक दिन में उसी काम की बात कर रहा है कि एक दिन में 12.5% काम कर सकता है। कितने दिनों में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें कि x जो है 25% काम करता है, 25% काम करता है कितने दिन में? एक दिन में। 25% का मतलब क्या होता है? 25 बटे क्या होता है? 25 बटे 100 यानी 1/4। 1/4 काम करता है एक दिन में, तो एक यानी पूरा काम कितने में करेगा? इसको इधर 4 को इधर भेज देते हैं, तो एक काम यानी पूरा काम करेगा ये 4 डेज में। इसी तरह हम y की बात करें तो 12.5% काम करता है, 12.5% काम करता है एक दिन में। 12.5% यानी 1/8 काम करता है एक दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा? 8 को इधर भेज देते हैं, तो 8 दिन में। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया कि x जो है किसी काम को 4 दिन में करता है और y जो है उसी काम को 8 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? तो एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 8। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 काम को 8 में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ये 8 काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना हो गया? 1। तो टाइम जो लगेगा कितना हो जाएगा? 8/2 + 1 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 से 2 बार 6 और बचा 2.666 से बढ़ता जाएगा, यानी 2.67 या 2.66। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x + 2y = इतना, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो इक्वेशन दिया है, इनको केवल सॉल्व करना है, हमें y की वैल्यू निकालना है। तो एक तो हमारे पास क्या दिया है इक्वेशन, x + 2y = 27। दूसरा दिया है x - 2y = -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है? y को हमें रखना है और x को हटाना है। तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे? इस वाले को हम घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 2y + 2y कितना हो गया? 4y, और 27 + 1 28। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28 यानी 7। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हमें बचाना है, और जिसको हटाना है उसके लिए कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं उसको हमें सोचना पड़ता है। चलिए यहाँ से y का मान आ गया 7। अगला पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। तो इसको ऐसे हम देख के तो सॉल्व नहीं कर सकते ना कि कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, और दशमलव कितना है? 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद यानी 1 2 और ये 3, तो 0.008। इसको हम कितने लिख सकते हैं? 0.02 / 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मान लेते हैं, इसको 2 0 इधर आ गया। तो अब हमें सॉल्व करना, 3 से अगर इसको कट करें तो 3 6 18 पॉइंट लगा के 3 6 18 3 6 18 ऐसे बढ़ता जाएगा। हमें क्या 2 0 पहले करना है, तो 006 ये हो गया 0.006 इसकी वैल्यू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 / 2। तो क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 0, 2 से कट करेंगे तो 0.5, 2 पंचे 10 और नीचे कितना है? 2 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 ऊपर है, मतलब पॉइंट जो है 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, तो 0.005। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई सिंपली हो जाएगा, 1 × 2 × 2 4। और जो हमारा पॉइंट है वो कितने डिजिट की पहले है? तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये, तो ये वाला याद हमें बोला है कि सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा। तो ये है 0.008, 0.006, 0.005 और ये 0.004। सबसे छोटा क्या हुआ? 0.004। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज। अच्छा, रेंज आपको या परास जो हमें निकालना है, तो जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा रेंज होगा। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे क्या है? 5 7, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 7, माइनस मिनिमम क्या है? 1, यहाँ पे 0 तो नहीं है 1, तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 6। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यू परचेस्ड 2 pieces of cloth measuring 1.2 मीटर एंड 1.3 मीटर ईच एट 330 रुपये एंड 270 पर मीटर रिस्पेक्टली, एंड गेव 1000 एट द पेमेंट काउंटर। हाउ मच कैश विल यू बैक? यानी कितने रुपए का तुम्हारा जो क्लॉथ है उसका
प्राइस पड़ा और उसमें तुमने अगर 1000 दिए तो कितने रुपए वापस मिले। तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर निकाल लें तो वही हमारा आंसर होगा, घटा देंगे 1000 से। तो उसने क्या बोला है कि 1.2 मीटर क्लॉथ लिया, ठीक है, जिसका रेट है 330 रुपये पर मीटर। तो इसको हम 330 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले का हमें कॉस्ट वैल्यू निकल आएगा। दूसरा इसने लिया 1.3 मीटर का, जिसका रेट है 270 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो ये पॉइंट से ये कट गया, 12 तिहाई 36 कह रही, 3 बार 3 36, 3 39, तो 396 का ये पड़ा। इसको पॉइंट से हटा देंगे तो 13 सत्ते 91, कैरी 9, 13 दूना 26, 26 9 35। तो ये अगर हम निकालें टोटल कॉस्ट प्राइस तो 6 और 1 7, 9 5 14, 3 3 6 1 7, तो 747 का उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। उसने 1000 रुपये दिया और 747 दुकानदार रख लेगा, तो कितना वापस करेगा उसको, 3, ये हो गया 5, तो ये 5, ये हो गया 8, तो ये 253 रुपये, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं था, सिंपल आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12,500 इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला है कि अगर 12,500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो उनके मतलब 2 वर्ष के बाद उनके जो ब्याज में कितना डिफरेंस आएगा, यही हमें निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप SI निकालिए 2 साल का, CI निकालिए 2 साल का और उनका डिफरेंस ले लीजिए, ये आप कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक अ लॉन्गर वे। एक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, 2 साल के लिए कभी भी आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी अंतर पूछे तो सिंपली आप क्या करेंगे, तरीका इसका देखिए डिफरेंस निकालने का। 2 साल के लिए है केवल, ये क्या करेंगे, जितना भी प्रिंसिपल यानी 12,500 है, 2 साल के लिए है तो रेट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 20% का मतलब कितना होता है, 20/100 यानी 1/5। तो 2 साल के लिए है तो 1/5 एक बार रेट हुआ, 1/5 दूसरी बार रेट हुआ, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 55 25, 25 को 125 से करेंगे तो 25 पंचे 125, 500 रुपये, 500 रुपये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको कभी कभी 2 साल के लिए सिंपली पूछेगा तो ये सिंपली करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट में 2 बार जो भी रेट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका हम एक बार सीख लेते हैं। तो दूसरा तरीका तो आपको सारे क्वेश्चन में सॉल्व होगा। तो जैसे देखिए हमें रेट क्या दे रखा है, हमें रेट दे रखा है 20%, ये हमारा मेथड 2 है, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 1/5। अब हमें 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 12,500, 2 साल के लिए है तो 2 बार ट्री बनाएंगे, तो 1/5 1/5 हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 जब हम 12,500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 55 25, 2500 इधर भी और 2500 इधर भी। अब ये जो होता है ये हमारा होता है SI, ठीक है। अब उसके बाद एक जो पहले साल का है उसका एक बार और इंटरेस्ट मिलेगा 1/5 के रेट से, तो 55 25 500। तो ये पूरा जो हो गया हमारा CI, तो ये पूरा CI, ये ऊपर वाला SI, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ये नीचे वाला। तो ये डिफरेंस हमसे पूछा क्वेश्चन में 500, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सिंपल जो फॉर्मूला है CI और SI का उनको निकालिए और उनका डिफरेंस निकालिए, उससे भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ अ कार B इज हाफ द स्पीड ऑफ कार A इफ़ A कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 and 1/2 hours, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ B। बोला है कि कार B जो है कार A की गति की आधा है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार B इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ कार A, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला है कि A जो है 120 किलोमीटर 1.5 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले अगर हम A का स्पीड निकाल लेंगे तो B का स्पीड कैसे निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो अगर हम स्पीड ऑफ A निकालना चाहें तो क्या होता है, स्पीड जो होता है, चाल जो होता है दूरी बता यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो उसने 120 किलोमीटर तय किए कितने घंटों में, 1.5 घंटे। इसका मतलब क्या होता है, 2 कम 2 प्लस 1 3, 3/2, तो 3/2 ये हो गया हमारा डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 120
गुणे 2/3, तो 3 चौको 12, 40, 40 दूना 80। अगर स्पीड ए का कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, तो बी कितना होगा उसका आधा, यानी 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर घंटा। 40 किलोमीटर पर घंटा यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको देख के क्या मालूम हुआ कि आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार पढ़ लिया है किसी टॉपिक का, दैट वुड बी द गुड वन। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो मेरा सजेशन, जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है और इसके क्वेश्चंस को गो थ्रू होके देखा है, आपको मैथ और रीजनिंग सिंपली कवर करना है पूरे टॉपिक को विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको फोर्स करना है जीएस सेक्शन को, साइंस के सेक्शंस को, करंट अफेयर्स को, इस तरह के जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, उनको ज़्यादा आप रिवाइज करिए, और ये जो अपनी मैथ और रीजनिंग है इनको सिंपली आप उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपली जो भी सारे टाइप है उनको सारे टाइप्स को पढ़िए और सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। आपको इसी तरह के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने इस चैनल के थ्रू लाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।